22 अप्रैल 2025 को हमारे देश में पहलगाम में कुछ आतंकवादी संगठनों ने हमला किया और उसमें हमारे टूरिस्टों की जान गई। उसी के रिस्पॉन्स में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी। अब ये ऑपरेशन सिंदूर के चलते हम लोग ये देख रहे हैं कि दोनों देश में एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन बन चुकी है, जिसका कि भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अगर इसी सिचुएशन को अगर आप हमारी पॉलिटिक्स से जोड़ोगे, देश की राजनीति से जोड़ोगे, तो आप ये देखोगे कि कहीं पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग हो रही है, तो कहीं पे डिफेंस की मीटिंग हो रही है, डिफेंस के सभी चीफों की मीटिंग हो रही है, तो कहीं कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। ऐसी सिचुएशन में कई बार देशों में नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। जब भी किसी देश में ऐसी सिचुएशन आती है तो नेशनल इमरजेंसी की संभावनाएं होती है। तो जरा अपन समझते हैं कि भारत का संविधान नेशनल इमरजेंसी के बारे में क्या कहता है और हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी कैसे लगती है। तो जरा नेशनल इमरजेंसी को समझते हैं। नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में प्रेसिडेंट के द्वारा लगती है और 3 ग्राउंड पर नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। पहला ग्राउंड है वॉर, दूसरा है एक्सटर्नल अग्रेशन, तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन। अब अगर वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन को मैं कंपेयर करूं तो इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। युद्ध मतलब क्या होता है? युद्ध मतलब ये होता है जब दोनों देश की सरकार फॉर्मली ये बोल दे, ऑन रिटर्न, फॉर्मली मतलब मैं बोल रहा हूं ऑन रिटर्न ये बोल दे कि हम युद्ध कर रहे हैं या हमने जंग छेड़ दी है, तो हम उसे बोलते हैं वॉर। और एक्सटर्नल एग्रेशन क्या होता है कि जब एक कंट्री अटैक कर रहा है और हम उसके रिस्पॉन्स में अटैक कर रहे हो। यहां पे कोई भी फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं है कि हम युद्ध के लिए जा रहे हैं। अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि अभी भारत और पाकिस्तान की जो स्थिति आती है वो आती है एक्सटर्नल अग्रेशन में, क्योंकि अभी दोनों देशों ने औपचारिक तौर पर फॉर्मली हमने ये नहीं बोला है कि युद्ध छिड़ गया है या जंग छिड़ गई है। वो तो आप मीडिया में सुनते हो या आप कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि युद्ध है, वॉर है, लेकिन अगर पॉलिटिकल टर्म्स में देखोगे तो अभी हम एक्सटर्नल अग्रेशन जैसी स्थिति में है। तीसरा जो आर्म्ड रिबेलियन बताया, ये पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता था। मतलब कि विद इन दी कंट्री अगर कहीं पे हम लोग ये देखते हैं कि कोई हथियार वगैरह उठा ले रहा है, अगर हम विद इन दी कंट्री देख रहे हैं कि माहौल बिगड़ गया है, तो आर्म्ड रिबेलियन वाली क्या लगती है? इमरजेंसी लगती है। क्लियर है? इमरजेंसी बेसिकली प्रेसिडेंट लगा सकती हैं इन 3 में से किसी एक क्राइटेरिया के ऊपर। अब मैंने ये तो बता दिया कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकती है, तो क्या प्रेसिडेंट मन से लगा सकती हैं कि चलो अभी इमरजेंसी लगा दे? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो उस डेमोक्रेसी का एक सिस्टम होता है, एक बहुत बड़ी चेन को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो जरा अपन इस पूरी की पूरी चेन को समझ लेते हैं। प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकती हैं अगर कैबिनेट लिखित तौर पर दे तो। कैबिनेट क्या होता है भैया? कैबिनेट ये होता है प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कैबिनेट लिखित तौर पे अगर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं कि आप इमरजेंसी लगाओ, और अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि जो कैबिनेट ने लिखित तौर पे दिया है वो ग्राउंड सही है, तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकती हैं। ठीक है, ये चीज अपने को यहां पे समझ में आ गई। अब अगर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी तो फिर क्या होगा? फिर उसके बाद में बात आती है हमारे देश की पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में क्यों बात आती है भैया? जरा लॉजिक से सोचो। पार्लियामेंट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पार्लियामेंट रिप्रेजेंट कर रही हमें, वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत का पार्लियामेंट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा रही हैं तो भारत की पार्लियामेंट पे ये बात आएगी और भारत की पार्लियामेंट को स्पेशल मेजॉरिटी से इस चीज को क्या करना होगा? इस चीज को अप्रूव करना होगा कि बिल्कुल पार्लियामेंट और इस देश के लोग तैयार हैं, और इस देश के लोग तैयार हैं कि इमरजेंसी लग सकती है। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? एक होती है सिंपल मेजॉरिटी, एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में आप ये समझो कि 50% अगर लोगों ने हां भर दिया तो वो हो गया सिंपल मेजॉरिटी। लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी में होता है 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द मेंबर। 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द मेंबर। ये हमने कहां पे भी पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था चैप्टर 5 लेजिस्लेचर में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट वर्क वाली किताब में।
ठीक है। सो पार्लियामेंट को स्पेशल मेजॉरिटी से क्या करना होगा, पार्लियामेंट को स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव करना होगा और ये इमरजेंसी एट मैक्स सिर्फ 6 महीने तक रह सकती है। मान लो अगर आज इमरजेंसी लगती है तो तुम आज की तारीख से 6 महीने गिन लो, सिर्फ 6 महीने तक इमरजेंसी रहेगी। अब अगर इमरजेंसी को एक्सटेंड करना हुआ तो अब अगर इमरजेंसी को एक्सटेंड करना होगा तो हमें इसी प्रोसेस को पूरा का पूरा फिर से फॉलो करना पड़ेगा, हमें फिर से पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा। मतलब हर 6 महीने में हमें पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा, क्योंकि अगेन डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है कि पार्लियामेंट लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है और लोग अप्रूवल दे रहे हैं कि इमरजेंसी जारी रखो, देश में आपातकालीन की स्थिति है। ये वाली चीज भी हमें यहां पर क्लियर हो गई है। अब इमरजेंसी का इंपैक्ट क्या है, अगर मान लो आज की स्थिति में हमारे देश में इमरजेंसी लग जाती है तो इसमें हमारे जीवन में क्या चेंज आएगा, जरा इसे समझना है। इमरजेंसी के दौरान क्या होता है कि केंद्र सरकार जो रहती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तब ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर कम हो जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी वो बताता हूं। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को केंद्र सरकार की बात माननी होगी। जैसा कि केंद्र सरकार बोल रहा है कि तुम अपने स्टेट के गवर्नेंस के लिए अपने स्टेट में कुछ इस तरीके से तुम्हारा काम होगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। दूसरी चीज कि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी कानून ना बना के, उस समय पे कौन कानून बना रहा है स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे, हमारी पार्लियामेंट। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट में जितनी भी चीजें मेंशन है उस पे यूनियन पार्लियामेंट कानून बना सकती है। सो हम लोग ये देखते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है वो कम हो जाएगी और केंद्र सरकार की जो पावर है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद में तुम लोगों ने बहुत ज्यादा फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ के रखा है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में भैया हमने कहां पढ़ा है, हमने पढ़ा है चैप्टर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो जरा ध्यान करो, हमारे पास में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 19, और आर्टिकल 19 क्या बोलता है, फ्रीडम के बारे में बोलता है। फ्रीडम किस चीज की, वो 6 तरीके की फ्रीडम बताता है। जैसे कि मेरे पास में बोलने की आजादी होनी चाहिए, तो वो बोलने की आजादी इमरजेंसी के दौरान तुम्हारे पास में नहीं रहेगी, क्योंकि क्राइसिस वाली सिचुएशन है। तुम देश के विरोध में जाके बोल दो, या तुम कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक कर दो, या फिर तुम लोगों को उत्साह दो, दंगे हो जाए, तो इसके चलते नेशनल इमरजेंसी में हमें कोई भी फ्रीडम नहीं रहती है। ना तुम्हारे पास में रहेगी, ना मेरे पास में रहेगी, किसी के पास में कोई भी फ्रीडम नहीं है। हम कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर सरकार चाहे तो मूवमेंट रोक सकती है कि नहीं वहां नहीं जाना है। ग्रुप ऑफ पीपल, असेंबली पे रोक लग सकती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो। एसोसिएशन बनने से रुक सकता है। रेसिडेंस कि तुम कहां रहोगे कहां नहीं रहोगे, अगर सरकार को पर्टिकुलर एरिया खाली करवाना है तो सरकार खाली करवा सकती है। उसके बाद में जो प्रोफेशन वाला भी है उस पर भी रोक है। तो कुल मिला के जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 में हम लोग जो देखते हैं कि जो हमारी बेसिक फ्रीडम है वो बेसिक फ्रीडम नहीं रहती है इमरजेंसी के दौरान। ये हो गई फंडामेंटल राइट की एक बात। दूसरी चीज कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 359 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन all the fundamental rights can be suspended except article 20 and 21। अब मान लो देश में सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 359 के तहत जितनी भी फंडामेंटल राइट है ना बेटा, सारी की सारी फंडामेंटल राइट प्रेसिडेंट अपने पास में लेके आ सकती हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट सारी की सारी फंडामेंटल राइट अपने पास में खींच सकती हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। क्लियर? मतलब इसको इस तरीके से समझो कि आज देश में लगी है इमरजेंसी, तो जैसे इमरजेंसी लगेगी वैसे ही आर्टिकल 19 तो तुम्हारा चले ही गया, उस पर तो कोई इफ बट क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। क्लियर है? अब तुम्हारे पास में बाकी सारे फंडामेंटल राइट हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 19, लेकिन प्रेसिडेंट को लगा कि नहीं, देश की स्थिति बिगड़ती जा रही है, देश में हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं, तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डर इशू कर देंगी। वो ऑर्डर होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 359। उस ऑर्डर में क्या होगा कि भारत के नागरिकों के पास में कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। 20 क्या है? आर्टिकल 20 है
प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर कन्वेंशन ऑफ ऑफेंसेस, मतलब कि वही कि तुमको जेल में डाला तो जुर्म किया हो तो ही जेल में डालेंगे, ठीक है, या जेल में डाला है तो तुम्हें जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे कि तुम अपने खिलाफ खुद ही गवाही दे दो। तो एक तरीके से, क्योंकि हमने इमरजेंसी के दौरान पे ये देखा है कि बहुत सारे लोगों को पकड़ में जेल में डाल दिया जाता है, तो वहां पे तुम्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन रहेगा, तुम वहां पे प्रॉपर तुम्हारा वकील तुम्हारा केस रिप्रेजेंट करता रहेगा। क्लियर है। दूसरा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तुम्हें तुम्हारा जीने का अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन रहा है, तो तुम अपने घर में रहो, आराम से बैठो, ठीक है, आराम से जियो, तो तुमसे तुम्हारा सरकार जीने का अधिकार नेशनल इमरजेंसी के दौरान नहीं छीन रही है। सो ये था पूरा का पूरा नेशनल इमरजेंसी के बारे में कि नेशनल इमरजेंसी क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी कैसे लगती है, नेशनल इमरजेंसी के क्या क्या इंपैक्ट है, और इन्हीं सबको हमने पढ़ा है हमारे चैप्टर 2 और चैप्टर 5 हमारी किताब के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में। अगर अब हम बात करें अभी की स्थिति के बारे में, तो तुमने महाभारत की एक लाइन सुनी होगी। क्या थी वो लाइन? वो लाइन थी कि रणभूमि से पहले मनोभूमि में युद्ध खेला जाता है। अब इसको तुम जरा पॉलिटिकल साइंस से रिलेट करो। हमने रणभूमि में तो पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पछाड़ ही रहे हैं, नो डाउट, हर चीज का बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। और मनोभूमि, मनोभूमि मतलब डिप्लोमेसी, हम डिप्लोमेसी के माध्यम से भी भारत वर्ल्ड लेवल पे देखोगे, चाहे यूनाइटेड नेशंस में देखोगे, चाहे दूसरे देशों से डील करना होगा, तो हम लोग ये देखेंगे कि वर्ल्ड में जो मेजर सुपर पावर है वो आज भी भारत के साथ में खड़े हैं। और साथ ही साथ भारत को पहले से पता था कि ऐसी स्थिति होने वाली है, हमने पहले ही आकलन कर लिया था। तो चाहे तुम हमारी तीनों, अगर तुम फौज देखोगे तो वो एकदम तत्पर तैयार है, और हमारी सरकार और हमारे नागरिक, हम भी एकदम तैयार है कि हम साथ में मिलके एकजुट होके इस समस्या पे जीत हासिल करेंगे। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो कि भारत को हरा दे, ठीक है। सो विजय सदा उनकी होती है जो अपने उद्देश्य के लिए लड़ता है, और भारत का उद्देश्य क्लियर है। भारत का उद्देश्य क्लियर है कि हम टेररिज्म को सहेंगे नहीं। हमारा पहले से स्टेटमेंट है, टॉक्स एंड टेररिज्म कांट गो टुगेदर, कि बातचीत भी करो, बदले में तुम टेररिज्म भी फैलाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर तुम टेररिज्म फैलाओगे तो बदले में हम भी जवाब देंगे। सो हमारा उद्देश्य क्लियर है, हम जानबूझ के किसी को नहीं मारते हैं। अगर कोई हमारे घर में आएगा और अगर उसने एक लगाया है तो 4 तो लगाने बनते ही बनते हैं, ठीक है। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात। सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ, चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक, तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। जो बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते, ये रहा स्कैनर, ठीक है। मुलाकात होगी तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।